हेलो फ्रेंड्स, द गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में दृष्टि आईएएस का उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज नंबर टेस्ट 2 है और जो कि है मध्यकालीन भारत का। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2026 निम्न में से किसके द्वारा तैयार की गई है। तो इसका आंसर क्या है आप देखिए। पहले यह है, इसको यूएनडेसा बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। तो ये ठीक है। अंकटाड, जिसको व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, और संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोग। इसके 5 क्षेत्रीय आयोग आपको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों ही मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह यूरोपीय संघ वाला आय पर लागू किया गया एक कार्बन कर तंत्र है। तो ठीक है, ये आय पर ही लगाया जाता है, आयात पर, आय पर नहीं, आयात पर लगाया जाता है ये। और यह केवल यूरोपीय संघ में आयातित कृषि उत्पादों पर, तो नहीं, ये केवल यूरोपीय संघ तो ठीक है, लेकिन कृषि उत्पादों पर नहीं, ये बाकी सभी उत्पादों पर भी लगाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 26 जनवरी, स्टार्टअप दिवस भी ठीक है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को शुरू हुआ था। इस दिन महात्मा गांधी जी भारत आए थे। और जो स्टार्टअप दिवस है, इस दिन शुरू किया गया था यहाँ पे भारतीय स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी 2016 में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, इस दिन निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जल जीवन मिशन ये अगस्त 2019 में शुरू हुआ था। ये अगस्त 2019 में शुरू हुआ है, तो ये ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका इसमें इंग्लिश वाले में, अगस्त 2019। और इसका उद्देश्य शहरी परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल, तो ध्यान रखना है 55 लीटर पेयजल तो ठीक है, लेकिन ये शहरी परिवार नहीं, ग्रामीण परिवारों में है। जो जल जीवन मिशन है, इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना है। और शहरी क्षेत्रों के लिए अमृत स्कीम है, अमृत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागुरुम्बा दोहो निम्न में से किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये है बोडो समुदाय का। और ये बोडो समुदाय जो है, ये असम की एक जनजाति है और ये असम की सबसे बड़ी जनजाति है। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी इस लोक नृत्य, पारंपरिक समुदाय का लोक नृत्य हुआ था, इसमें उपस्थित हुए थे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में रहा है। और यहाँ पे इस नृत्य में 10,000 लोग पार्टिसिपेट किए थे। और ये गुवाहाटी में हुआ था, असम की कैपिटल है गुवाहाटी। और जो बोडो है, ये असम की कुल जनसंख्या का 5% है, मतलब अपने आप में अच्छा खासा इनका प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 8वां, ये 8वां नहीं है, 28वां ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ये ठीक है, ये 28वां सम्मेलन था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये औपचारिक रूप से राष्ट्रमंडल सदस्यीय संघ और कॉमनवेल्थ ऑफ गवर्नमेंट से संबंध है। तो ये स्टेटमेंट इसका ठीक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने यहाँ से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की व्यवस्था की है। इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने भारतीयों के लिए एक वीज़ा मुक्त जो है प्रवेश की व्यवस्था की है। और ये कब किया है, 12 जनवरी 2026 को गांधीनगर में भारत जर्मनी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों लोग बैठे थे और कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें से एक समझौता ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारत 2026 में ब्रिक्स की 4थी बार अध्यक्षता करेगा। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये ठीक है, भारत जो है 4थी बार अध्यक्षता करेगा। और इससे पहले
भारत कई बार 3 बार अध्यक्षता कर चुका है। कब कब किया है? 2012, 16 और 21, और अभी कब है? 2026 में। तो भारत, इसकी थीम है अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। तो ये भी ठीक है, ये इसका थीम ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2009 में, और 2010 में अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। तो इसका पहले यह था BRIC। जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो इसमें SB लग गया 2010 में, तो ये हो गया था ब्रिक्स। ठीक है, तो इस बार कौन सा सम्मेलन है इसका? भारत में चौथा सम्मेलन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्स सिलिका, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये किससे संबंधित है? तो पैक्स सिलिका है AI और प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है समझने लायक, बस यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C295 विमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? C295 विमान का निर्माण भारत में स्पेन के साथ एक समझौते के तहत किया जा रहा है। तो ठीक है, ताकि भारतीय वायुसेना के AVRO 748 बेड़े को प्रतिस्थापित किया जाए। तो ठीक है, ये स्पेन कंट्री ध्यान रखेंगे। जो एग्जामिनर कंफ्यूज कराएंगे वो इन सब में थोड़ा सा कम कन्फ्यूजन रहती है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन कराएंगे कि कौन सी कंट्री के साथ है इनका। तो ये सही है, ऑप्शन स्पेन के साथ है। C295 विमान का उपयोग सैनिक परिवहन, निगरानी और चिकित्सीय निकासी जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये भी ठीक है, इसका मल्टीपर्पज़ यूज है, जिसमें से ये भी है एक। इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण जो है वो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। फिर है पद्म भूषण, ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, और पद्मश्री है ये विशिष्ट सेवा, मतलब सबसे बड़ा ये होता है। फिर विभूषण, पहले सबसे बड़ा विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री। तो है रोहित शर्मा वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में शामिल है। हाँ, तो ठीक है, रोहित शर्मा को इस बार का पुरस्कार मिला है। तो क्रिकेटर में रोहित शर्मा, और जो अभिनेता हैं या हीरो हैं उनमें R माधवन को ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात के छारी ढाट को हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये ठीक है, ये पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। और ये जो है गुजरात का छारी ढाट, ये है बन्नी, एक बन्नी घास का मैदान है गुजरात का, बहुत फेमस है, वहीं पर ये स्थित है ये रामसर स्थल। तो ये ऑप्शन ठीक है। भारत 1971 में रामसर सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया था, तो नहीं, ये रामसर सम्मेलन जो हुआ था जिसमें वेटलैंड की बात की गई थी, ये हुआ था 1971 में, लेकिन भारत इसमें शामिल हुआ है 1982 में। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? कहना ये चाह रहे हैं कि भारत की जो कुल ऊर्जा है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है। तो इसका आंसर है C 49.83 अप्रॉक्स 50। और ये क्षमता जो है वो 2014 में 76.38 गीगावाट थी, जो 2025 में 253.96 गीगावाट हो गई है। तो ये नंबर के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन बताने हैं कि चिन्हित किया गया है इसको। इसमें प्रमुख भारतीय शहरों में PM 2.5 का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्र के बाहर से आता है। ठीक है, जो प्रमुख शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, इन सब में एक बड़ा हिस्सा अलग के क्षेत्रों से आता है। नेक्स्ट है यह क्षेत्र एकल सीमा पार वायु क्षेत्र के रूप में काम करता है, जहां प्रदूषक वायु धाराओं द्वारा सीमा के पार ले जाए जाते हैं।
तो ये भी ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा आता है। जैसे ये है सेंटर, इसमें चारों तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, उन हवाओं के साथ प्रदूषण के धूल कण भी आ रहे हैं, PM 2.5 वाले, और इन क्षेत्रों में आकर के फंस जाते हैं, तो इसलिए यहीं पर रह जाते हैं। तो यहाँ का PM 2.5 अपने आप बढ़ जाता है। इसका आप बेहतर एग्जाम्पल पराली का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि पंजाब या वेस्ट यूपी, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों से जो पराली के कण आते हैं, धूल कण और धुएं कण, वो यहाँ आकर के दिल्ली की हवा में शामिल हो जाते हैं, जिससे कि दिल्ली का AQI इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, कि ये सही है दोनों और सही व्याख्या करता है। हाल ही में विद्यालय में मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुँच को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस मूल अधिकार का हिस्सा माना है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आप देखेंगे कि जितने भी ह्यूमन डिग्निटी से रिलेटेड कोई भी अधिकार होते हैं, वो सारे अधिकार को आर्टिकल 21 में रखा जाता है। चाहे वो मासिक धर्म का हो गया, चाहे वो विदेश जाने का अधिकार हो गया, चाहे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, स्वस्थ नींद का, उचित नींद का अधिकार हो गया, जैसे दिवाली के पटाखे से संबंधित अगर अधिकार है, प्रदूषण का, स्वच्छ पर्यावरण का, जिसको आप MC मेहता केस में भी सुनेंगे। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो सारे आर्टिकल 21 से संबंधित होते हैं, क्योंकि 21 अपने आप में बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा INSV कौंडिन्य निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो कौंडिन्य है, ये प्राचीन सिली हुई और स्वदेशी तकनीक से निर्मित नौकायन पोत का पुनर्जीवन है। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राचीन सिली हुई स्वदेश तकनीक से निर्मित, लेकिन ये IS कौंडिन्य वही है। कौंडिन्य को आप याद रखिए कौटिल्य से, और कौटिल्य क्या थे? प्राचीन समय के थे, मतलब एंशियंट टाइम के कौटिल्य रहे हैं, तो इसलिए आप कौटिल्य से कौंडिन्य को ध्यान रखिए। और ये जो नाव बनाई गई है, नाव या जो जहाज़ बनाया गया है, ये जहाज़ 5वीं शताब्दी में जो अजंता की चित्रकला में मिला हुआ है, अजंता गुफा की जो पेंटिंग है उसमें मिला हुआ है, उसी से प्रेरित होकर के ये बनाया गया है। और इसमें ये भारतीय नौसेना और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है, फिर ये बना है। तो ये इसमें मंत्रालय भी पूछ सकता है, तो नौसेना मंत्रालय तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में इसमें जो रहे हैं संस्कृति मंत्रालय का भी रोल रहा है। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में स्पिरिट ऑफ डायलॉग विषय के साथ आयोजित की गई। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1991 में यूरोपीय प्रबंधन के रूप में की गई। तो ये 1991 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1971 में। 1971 में क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना ये क्या है, बाद में ये जो विकसित होकर के विश्व आर्थिक मंच के रूप में बना है। और अभी आपने एक 1971 का और क्या पढ़ा है, बताएं आप लोग। 1971 का आपने क्या पढ़ा है, ये देख रहे हैं, रामसर सम्मेलन। ईयर ज़रूर ध्यान रखना है इसका। रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था, इंडिया 1982 में शामिल हुआ है। और आपने क्या पढ़ा, विश्व आर्थिक मंच, ये कब बना है, 1971 में। तो ये आंसर सेकंड गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी लिविंग बियॉन्ड आवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स, ये शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? तो इसका है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान। देखिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि इसमें बोला है कि लिविंग बियॉन्ड आवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स, ठीक है। तो इससे हो गया जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान। ग्लोबल है तो ये कौन निकालेगा, UN। तो इससे से हम याद रख सकते हैं कि इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, और UN से ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी हो जाएगा, और जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जो है ये लिविंग बियॉन्ड आवर हाइड्रोलॉजिकल मीन्स। बस ऐसे याद रखना, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा लीजिए इधर उधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम के रूप में पहचाना गया है? तो इसका है जियो इकोनॉमिक जो कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, या भू आर्थिक टकराव, ये इसको पहचाना गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच।
ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट जारी करता है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, और इसमें भू आर्थिक टकराव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैश्विक जोखिम बोला गया है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। रशिया यूक्रेन हो गया, इधर इज़राइल फ़िलिस्तीन हो गया, फिर ईरान का चल रहा है, तो और कई अलग कॉन्फ्लिक्ट आते रहते हैं। कभी दो देशों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है, कभी किसी आइलैंड को लेकर के हो जाता है, तो कभी उनकी बॉर्डरिंग एरियाज़ को लेकर के, जैसे इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है, इंडिया चाइना का चलता रहता है। अभी नेपाल का भी इशू आ गया, काला पानी डिस्प्यूट। तो ऐसे ही और श्रीलंका से चल रहा है कच्चा तीबू आइलैंड के लिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो जियो पॉलिटिकल इशू चलते रहते हैं, जियो इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें है इसका शुभारंभ भारत द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अंतर्गत किया गया। किसका? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। तो ये ठीक है, भारत द्वारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अंतर्गत RNI का शुरुआत की गई। यह केवल आर्थिक प्रदर्शन और सैन्य शक्ति के आधार पर देशों का आकलन करता है, ये गलत है। यह बहुत सारी चीज़ों पर करता है, केवल इस पर नहीं करता है। और इसमें भारत शीर्ष 20 देशों में स्थान प्राप्त करता है। तो ये भी ठीक है कि भारत को जो है वो शीर्ष 20 देशों में स्थान मिला हुआ है। कौन सा स्थान मिला है? 16वां। और ये सैन्य शक्ति और आर्थिक के अलावा नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, इन सब पर भी काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद प्रशांत महासागर IP इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्पेन ने डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेशन डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके हाल ही में IPOI पहल में भाग लिया है। क्या ये ठीक है? तो ये सही है। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत महासागर पहल वही एक संधि आधारित स्वैच्छिक पहल है जिसे वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। तो ये गलत है। ये जो है स्वैच्छिक तो है, ठीक है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा नहीं बल्कि 2019 में ही पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन जो बैंकॉक में हुआ था, ये वहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा आंसर D। निम्न में से कौन सा देश मर्कोसुर व्यापार समूह का सदस्य नहीं है? मर्कोसुर, ध्यान रखेंगे कि मर्कोसुर जो है वो कौन सा देश मर्कोसुर व्यापार समूह का सदस्य नहीं है, इसकी एक ट्रिक है। अब्बू पी, या इसको ऐसे कर सकते हैं बब्बू। P से पराग्वे, ठीक है, B से ब्राज़ील और एक B से बोलीविया है, और U से उरुग्वे। तो इसमें बाकी नहीं है, और मैक्सिको इसका नहीं है, और A से है अर्जेंटीना, तो ये भी है। तो इसका 3 हटा दीजिए, 3 हट गया, 1 2 4, इसका ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पारंपरिक डामर एस्फाल्ट के विकल्प के रूप में निम्न में से किसका वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है? तो अभी पारंपरिक डामर जिसको एस्फाल्ट बोलते हैं उसकी जगह पे बायोडामर शुरू किया है, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल और इस तरह के जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे ये बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट से, बायो वेस्ट से बन रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री जैव विविधता संबंधी समझौते बताने हैं। इसको राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे वाले को बोलते हैं, एक इसके लिए ट्रीटी होती है अंक्लॉस बोलते हैं, अंक्लॉस UNCLOS, और BBNJ इसको बोलते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जून 2003 में अंगीकृत किया गया था। क्या ठीक है ये?
जून 2023 में अंगीकृत किया गया। तो ये ठीक है, ये 2023 में शुरू हुआ है और ये 2026 से प्रभावी हो गया है। यह समुद्री विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अंतर्गत तीसरा क्रियान्वयन समझौता है। हाँ ठीक है, जब 2023 में हुआ है तो उसके बाद 24, 25 और 26, इस बार ये तीसरा है और ये अनक्लॉस के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनका कथन कारण बताना है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से वर्ष 2032 तक यूरोपीय संघ के भारत के निर्यात को दोगुना होने की संभावना है। हाँ, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यह समझौता व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लगभग 96.6% वस्तुओं पर प्रशुल्कों के उन्मूलन या कमी का प्रावधान करता है, जिससे शुल्क में पर्याप्त बचत होगी। कहने का मतलब है कि अगर टैरिफ कम लगेगी, जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है वो कम लगेगी, तो वैसे ही चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये कथन कारण दोनों सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के शीर्ष 10% के कुल वैश्विक संपत्ति का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका है लगभग 75%। मतलब जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास, ग्लोबली बात हो रही है, टॉप 10 के पास लगभग 75% और निचली आधी जनसंख्या मतलब लगभग जो 50% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का 2% है। अब आप देख रहे हैं कितना इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार में रहा ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन निम्न में से किस रेलवे स्टेशन पर नियोजित किया गया है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। हाल ही में समाचारों में देखे गए ब्लू ओरिजिन के टेरावेव को किस प्रकार के सबसे बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है? स्टारलिंक के समान एक उपभोक्ता आधारित सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, एंटरप्राइज और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च क्षमता वाला सैटेलाइट संचार नेटवर्क। तो ये ठीक है, जो टेरावेव है ये यही है, एंटरप्राइज और सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च क्षमता वाला सैटेलाइट संचार नेटवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, ये क्या है? गाजा के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी नेतृत्व वाला अंतर सरकारी या इंटर गवर्नमेंट निकाय। बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा, तो गाजा का है मतलब गाजा किसी से संबंधित है। बोर्ड ऑफ पीस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अमेरिका बोल रहे हैं कि अमेरिका नेतृत्व वाला, तो बोर्ड ऑफ पीस कि अमेरिका जो है वो पूरे विश्व में हर जगह पे बोर्ड लगा लगा के पीस की बात करता है, जबकि खुद पीस नहीं रखता है। हिंद महासागर उत्तर से दक्षिण बताना है, सॉरी दक्षिण से उत्तर, मतलब ये ऐसे बताना है। तो दक्षिण से उत्तर में रियूनियन, मॉरिशस, मालदीव, सोकोत्रा। जो रियूनियन द्वीप समूह है ये मेडागास्कर के पास है और उसके जस्ट ऊपर मॉरिशस है, मतलब बहुत ही ज़रा सा अंतर है। तो नंबर 1 पे हो जाएगा रियूनियन, 2 पे मॉरिशस, फिर मालदीव 3 पे और सोकोत्रा 4 पे। तो ये ठीक है, 1 2 3 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फारस की खाड़ी से संलग्न है? फारस की खाड़ी के बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? इधर से शुरू करते हैं, आई से हो जाता है, आई से ईरान और इराक, तो ये दोनों हैं। यमन नहीं लगता है, यमन रेड सी से लगता है, तो यमन गलत हो जाएगा। कुवैत लगता है, ठीक है, 3 हटा दीजिए, इसका आंसर आ गया ए। 90 ईस्ट रिज निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 90 ईस्ट रिज जो है वो है इंडियन ओशन में, तो ये है मध्य हिंद महासागर। और ये 90 ईस्ट रिज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडियन ओशन में जो 90 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है ये उसी के पैरेलल है, लगभग ये ऐसे 90 डिग्री है और यहीं पर ईस्ट रिज है ऐसे, तो ये मध्य हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर प्रशांत महासागर और अटलांटिक से छोटा है, ठीक है। इसकी ट्रिक है PAI, तो P से पैसिफिक, A से अटलांटिक और फिर इंडियन ओशन, और उसके बाद पता ही होगा आपको, उसके बाद है साउथ
सदर्न ओशन और उसके बाद है आर्कटिक। पैसा, तो ये आंसर ठीक है। जावा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, जावा ट्रेंच जो है वो जहाँ पे जावा आइलैंड है वहीं पर ये है और ये इंडियन ओशन में स्थित है। ठीक है, और ये इंडियन ओशन का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित जल निकायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका है पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है। क्या ये ठीक है? पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी में बताना है आपको। चलिए मैं ही बताती हूँ। यह है श्रीलंका और यहाँ है ऐसे इंडिया। ठीक है, तो ये है पाक स्ट्रेट, फिर ये है पाक वे और फिर ये है गल्फ मन्नार। अब आप देखिए, पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी के दक्षिण में अवस्थित है, सही है या गलत है? गलत है। पाक खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी ये पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच अवस्थित है। ठीक है, ये तो इसका 34 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चैनलों में से कौन लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से पृथक करता है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, 35 का ए हो जाएगा। और 9 डिग्री जो है, सबसे पहले है 8 डिग्री फिर है 9। यहाँ है मिनिकॉय, ये है मालदीव और ये है लक्षद्वीप। और इधर आएंगे तो ये है 10 डिग्री, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है 10 डिग्री, ये है अंडमान के सारे और ये है निकोबार के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर को अफ्रीकी मुख्य भूमि से अलग करता है। तो ठीक है, ऐसे है पूरा अफ्रीका और यहाँ पे है मेडागास्कर और ये है बीच में मोजाम्बिक चैनल और यहाँ पे मोजाम्बिक कंट्री है। मालदीव द्वीप समूह मुख्यतः श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। क्या ये ठीक है? श्रीलंका यहाँ है, मालदीव यहाँ है, तो ये दक्षिण पूर्व नहीं हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा ओनली 1 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगाती आइलैंड जो अपनी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? तो ये है, सिंपल सा पता होगा आपको, लक्षद्वीप का। और ये बहुत ज़्यादा अपनी जैव विविधता के लिए फेमस है और ये अरब सागर में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। और ये मुख्य लक्षद्वीप की जो मुख्य भूमि है, लक्षद्वीप की मुख्य भूमि, उससे ये दक्षिण पश्चिम में है और ये आबादी इसमें ठीक ठाक आबादी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्दाब्रा एटॉल किस देश में अवस्थित है? तो अल्दाब्रा जो है, अल्दाब्रा ये सेशल्स में है। सेशल्स की लोकेशन आपको कमेंट में बताना है मुझे कहाँ पर है ये। इंडियन ओशन में कोको चैनल निम्न में से किसके बीच अवस्थित है? अब आप बताएंगे कोको चैनल कहाँ पर है? ये इंडिया से ही लगी हुई है, इतना मैं हिंट दे रही हूँ। चलिए करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के बीच में है। ये है अंडमान निकोबार और यहाँ पे है म्यांमार, यहीं पर है कोको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत नयनकारा प्रणाली का विस्तृत वर्णन किया है? तो विजयनगर साम्राज्य में देखिए कौन कौन से आए हैं। पहले तो निकोलो दी कांटी, डोमिंगो पेस, अब्दुल रज्जाक बारबोसा, ये चारों ही विजयनगर साम्राज्य में आए हुए हैं। लेकिन जो डोमिंगो पेस है ये पुर्तगाल से आया था और इसने इस प्रणाली के बारे में जिक्र किया है। और ये 16वीं शताब्दी के दौरान कृष्णदेव राय और अच्युतदेव राय इन लोग के शासन में आए थे। नेक्स्ट है, महमूद गवां के नेतृत्व में किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई थी? महमूद गवां कौन थे? ये बहमनी साम्राज्य के एक वजीर थे और ये विजयनगर से विजय प्राप्त करने में इन्होंने काफ़ी जो है मदद की थी। तो विजयनगर क्षेत्र में कांची, तो ये ठीक है। पश्चिमी तट पर गोवा भी, क्योंकि बहमनी साम्राज्य जो है वो ऐसे था, तो यहाँ पे गोवा जीत लिया, ये विजयनगर साम्राज्य का जीत लिया, ये था बहमनी। ठीक है, और कोंकण और मालाबार इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि इन्होंने कोंकण, क्योंकि कोंकण और मालाबार ये यहाँ का तट हो गया, तो मालाबार केरला का एकदम हो गया, कोंकण उसके इधर का, तो इसके बारे में ऐसा कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण के परिणाम को बताता है? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मंगोल आक्रमण। मंगोलों ने उत्तरी भारत पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित किया था? नहीं। मंगोलों ने दिल्ली पर कई बार अधिकार किया और लूटा? अधिकार नहीं कर पाए थे। मंगोलों की निर्णायक हार हुई और उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा काम किया था मंगोलों की अगेंस्ट सुरक्षा नीति में, तो इस वजह से मंगोल आए, यहाँ पे हार गए और फाइनली फिर इनको बहुत सारा लॉस हो गया, फिर ये चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सूरी जिन्हें खगोलीय उपकरण यंत्रजा का विकास किया, किस शासक के अधीन ये खगोल शास्त्री थे? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे या शासक थे, उन्हीं के टाइम पे ये फिरोज थे यहाँ पे कौन? महेंद्र सूरी, जो खगोलविद थे। सुल्तान महमूद बेगड़ा की जीवनी राज विनोद को किसने लिखा है? उदयराज। जो महमूद, इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि महमूद बेगड़ा जो है, ये आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी ऐसे ही फ़नी वाली कि ये बहुत ज़्यादा खाते थे, गुजरात के शासक थे, बहुत खाते थे। तो विनोद मतलब हंसी मजाक, तो राजा से लोग खाने के बारे में हंसी मजाक करते रहते थे और ये खा पी के जब उठते थे तो कहते थे कि अब उदय हुआ है, ये अब उदय हुआ है, अब खाना शुरू हो जाएगा इनका। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मस्जिद और गुंबद का निर्माण किसने करवाया? तो ये थे महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी कहाँ के हैं? ये मध्य भारत के थे, मालवा के शासक थे ये महमूद खिलजी, इन्होंने बनवाया था। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ उसके बाद में 1206 में और क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने। ये 1206 में ये अजमेर चले गए और इनकी जब मृत्यु हो गई कब? 1235 में। तो 1235 में मृत्यु के बाद में इनकी कब्र जो थी वो तीर्थस्थल बन गई। मोहम्मद तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी यहाँ पर दौरा किए। उसके बाद 15वीं शताब्दी में क्या हुआ? इन्होंने महमूद खिलजी ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दी और गुंबद बनाने की पहल की और तब से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। फिर अकबर जो था वो चिश्ती सूफी परंपरा का बहुत कट्टर अनुयायी था और अकबर के टाइम पे इनका जो संरक्षण है वो और चरम पर पहुंच गया। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और ये क्या थे? चिश्ती की दरगाह है, ये चिश्ती हैं, तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। कौन सा कथन मराठों द्वारा लगाए गए चौथ और सरदेशमुखी का वर्णन करता है? चौथ जो होता था, चौथ का मतलब ही है 1/4 और सरदेशमुखी 1/10 था, तो ये हो जाएगा आंसर सी। चौथ 1/4 और सरदेशमुखी 1/10। जो चौथ था ये अपने पड़ोसी राजाओं से कोई एक तरह का टैक्स नहीं था, बल्कि पड़ोसी राजाओं को संरक्षण मिलता था कि उन पर ये आक्रमण नहीं करेंगे, तो वो डर से इनको जो है वो कर देते रहते थे। नेक्स्ट है, 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच हस्ताक्षरित संधि का नाम क्या था? तो शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी पुरंदर की संधि। जो सालबाई की संधि है ये मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी। और जो पानीपत की है संधि, वो पानीपत की संधि पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। और पुरंदर की संधि हुई थी वो मुगल और शिवाजी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऐतिहासिक शहर और उनके संस्थापक बताने हैं। तुगलकाबाद ये बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ये। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। दीन पना जो है वो जहांगीर नहीं बल्कि ये थे हुमायूं। और शाहजहानाबाद ये शाहजहां ने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान दक्कन क्षेत्र में मुगलों की सत्ता की स्थिति क्या थी? जब जहांगीर का शासन आया तो मुगलों की सत्ता दक्कन में क्या थी? उल्लेखनीय रूप से सशक्त नहीं हुई थी, बल्कि थोड़ा और कमज़ोर हो गई थी। तो ये क्या हुई? दक्कन के शासकों के कारण कमज़ोर हो गई थी। और उस समय दक्कन के शासक एक तो थे जो विजयनगर बहमनी साम्राज्य, फिर जो मलिक अंबर थे वो वहाँ के बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। तो इस वजह से जो है वहाँ पर ये आपस में अपोज चलता रहा कि मुग़ल जो है वो बहुत सफल नहीं हो पाए वहाँ पर। हुमायूं के शासनकाल के दौरान कौन सा चित्रकार मुग़ल दरबार में शामिल हुआ? इसका आंसर है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये दोनों जो है ये हुमायूं के शासनकाल में
आए थे। जब हुमायूं भारत लौट कर आए थे ईरान से, तो इनके साथ साथ ये भी वहाँ पे आए थे। औरंगजेब को वर्ष 1707 की मृत्यु के बाद दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? मुगल नियंत्रण और मजबूत हुआ? नहीं, कमज़ोर हो गया था। मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित की और शीघ्र ही सफल रहे, ये ठीक है। गोलकुंडा प्रमुख शक्ति बनकर उभरा? नहीं। बीजापुर प्रत्यक्ष रूप से मुगल प्रशासन में चला गया? नहीं। जब वो कमज़ोर हो गया तो बना क्यों रहेगा, और कमज़ोर हो जाएगा मतलब, और अपने आप को ये स्वतंत्र कर लेगा मुगल से। तो मराठे, जैसे 1707 में इनकी मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, उसके बाद में फिर मराठे जो है वो वहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए थे और मजबूत हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संत भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े रहे हैं? एक दो परंपराएं थी, एक थी निर्गुण, एक थी सगुण। जो मूर्ति पूजा वगैरह पर या जो एक रूप की बात करते थे, सशरीर, वो थे सगुण, और जो किसी रूप की बात नहीं करते थे वो थे निर्गुण। तो जैसे तुलसीदास और सूरदास, इन्होंने राम जी का, तुलसीदास ने राम का एक स्वरूप वर्णन किया है, सूरदास ने कृष्ण जी का स्वरूप वर्णन किया, तो ये नहीं है। कबीर और नानक, कबीर के जो राम है या कबीर के जो ईश्वर हैं वो निराकार ईश्वर हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। रसखान ने भी स्वरूप ईश्वर का वर्णन किया है, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई ने भी इनका स्वरूप ईश्वर का वर्णन किया, जिसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये हो जाएंगे निर्गुण। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? हुमायूं के मकबरे का मीरक मिर्ज़ा गियास, और इनको जो नियुक्त किया गया था वो हुमायूं की ही जो वाइफ थी, विधवा महारानी बेगा बेगम, उन्होंने नियुक्त किया था इनको, मीरक मिर्ज़ा गियास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर बल दिया कि राज्य शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। क्या ये ठीक है? हाँ ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है बहुत उदार शासक था और धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। अपने शासनकाल के दौरान विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने कठोर दंड लागू किए, तो नहीं, बल्कि वो बहुत पोलाइट शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार करते हुए दक्कन और दक्षिण भारत को अपने शासन में शामिल किया, तो नहीं, ये दक्कन और दक्षिण भारत को नहीं शामिल कर पाए थे फिरोज शाह तुगलक, तो ये गलत हो जाएगा। तुगलक शासन के अंत तक सल्तनत का बंगाल, उड़ीसा और मालवा पर पूर्ण नियंत्रण था, नहीं, इतना शक्तिशाली कहाँ बन पाए थे कि पूर्ण नियंत्रण आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विजयनगर की यात्राओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। इनको सीक्वेंस लगाना है कि सबसे पहले से लेकर के बाद तक कौन आया। अब्दुल रज़ाक आए थे 1443 में, और ये अब्दुल रज़ाक कहाँ से आए थे? फारस से आए थे, ठीक है, पर्शियन। फिर नूनीज और बारबोसा, ये दोनों कहाँ से आए थे? जो नूनीज हैं ये पुर्तगाली हैं, और बारबोसा ये भी पुर्तगाली हैं। तो ये आए थे, जो बारबोसा हैं ये आए थे 1503 से लेकर के और 17 तक यहाँ रहे भारत में, और इनके ठीक बाद डोमिंगो पायस ये 1520 से लेकर के 22 तक रहे, ठीक है। और फिर नूनी जो हैं उनके बाद आए थे, ये थे 1535 से लेकर के और 37 तक, और ये तीनों ही थे पुर्तगाल के और ये फारस के। तो अब सीक्वेंस लगाना है, सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए, इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आए ए, आंसर हो जाएगा सबसे पहले अब्दुल रज़ाक 3, फिर बारबोसा, फिर डोमिंगो पायस और फिर नूनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? अमर गांव, क्या है ये? अमार गांव, अमरा गांव अमर नायकों को दिए गए थे जो भूमि की आय पर विशेषाधिकार रखते थे, लेकिन उनके पास स्वामित्व के अधिकार नहीं थे, तो ये ठीक है। उनको भूमि की आय पर विशेषाधिकार दिया गया था कि वहाँ से जो आय होगी उसको
अमर नायकों को मिलेगी, लेकिन उन पर स्वामित्व तो नहीं होगा, वो मालिकाना हक नहीं मिलेगा उन्हें। मान्याधिकार भूमि से संबंधित थे जिन्हें ब्राह्मणों और मठों को प्रदान किया जाता था। इन गांवों की आय का मुख्य रूप से किलों तथा सेना के रखरखाव के लिए उपयोग होता था। तो नहीं, मान्य जो है वो ब्राह्मण मंदिरों और मठों को दिया जाता था, और इनका उपयोग जो है वो सेना के लिए नहीं बल्कि धार्मिक कार्य के लिए होता था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संरचनाएं दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा हैं? कुतुब मीनार में देखना है हमें, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तो है ही है, ठीक है, ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य का जो है ये संकेतक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा, ये भी उसी परिसर का हिस्सा है, और ये 13वीं शताब्दी में बना था, और ये भारत के सबसे प्रारंभिक जो शाही मकबरे थे उनमें से एक था, तो ये भी है। और अलाई मीनार, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी, और ये कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचाई वाली बनाना चाहते थे, लेकिन 25 मीटर बाद ये अधूरी रह गई थी क्योंकि सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये आंसर में क्या हो जाएगा? ये सारे ही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और अर्थ बताना है। ददनी, कारीगरों को कच्चा माल और व्यापारियों द्वारा अग्रिम राशि की आपूर्ति, तो ये ठीक है, ददनी। नेक्स्ट है कनकूत, तो कनकूत जो है ये साहूकारों और बैंकरों का समुदाय, नहीं, कनकूत साहूकारों और बैंकरों का समुदाय नहीं था, बल्कि साहूकार और बैंकर का समुदाय शराफ था। तो इसका मतलब आपका 4 भी गलत हो गया। 4 गलत हुआ तो ऑप्शन डी कट गया। 1 तीनों में है, 1 चारों में है, तो 1 तो सही वैसे भी है। फिर है कनकूत, ये जो है ये भूमि माप और फसल उत्पादकता पर आधारित, तो कनकूत भी यहाँ सीक्वेंस में नहीं है। और भूमि माप और उत्पादकता पर आधारित जो है राजस्व आकलन की एक विधि थी, तो ये भी गलत हो गया। 2 भी, 4 भी, 2 भी हटा दीजिए। नेक्स्ट है कारवानी, ये भूमि आकलन के लिए जिम्मेदार राजस्व अधिकारी नहीं, ये राजस्व अधिकारी नहीं था बल्कि ये व्यापारी होते थे। कारवानी बना है कारवां से, तो ये कारवां आधारित जो व्यापारी थे जो अनाज का इधर से उधर परिवहन करते थे उनको बोलते थे, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? राजस्व निर्माण की विधियां बतानी है और ये बताना है कि उनका विवरण क्या था। तो गल्ला बख्शी फसल बंटवारा जिसमें राज्य और किसान फसल तथा मौसमी जोखिमों को साझा करते हैं, ठीक है। गल्ला बख्शी यही मतलब होता है इसका। जब्ती प्रति बीघा उत्पादकता का अनुमान लगाना और भूमि माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण करना, तो ये भी ठीक है। और पट्टा, खेतों में खड़ी फसल का बंटवारा नहीं, फसल का बंटवारा पट्टा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है पट्टा, कि जब उनको अधिकार दे दिया जाता है भूमि का, कि वहाँ पे एक लिखित दस्तावेज होता है कि आप इस समय तक यहाँ पे काम कर सकते हैं, इस तरह का। तो ये पट्टा एक प्रपत्र होता है, दस्तावेज होता है, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारों को सामान्यतः नगद भुगतान करने के क्रम में उन्हें अपना पद और दायित्व बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। तो इनको प्रत्यक्ष पारिश्रमिक नगद भुगतान नहीं मिलता था मनसबदारी प्रणाली में, बल्कि मनसबदारी प्रणाली का मतलब ही था कि उनको कुछ ज़मीनें दी जाती थी, उस ज़मीन के हिसाब से वो जितना मनसब दिया जाता था उतनी ज़मीनें दी जाती थी, ताकि वो वहाँ से वहाँ का राजस्व प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है, मासिक वेतन प्रणाली के तहत सैनिकों और घोड़ों की संख्या कम हुई, जिससे एक सरदार को अपना पद बदले बिना बनाए रखना होता था। हाँ ठीक है, बाद में मासिक वेतन प्रणाली शुरू कर दी थी मनसबदारी की जगह पर, तो ये ठीक है कि एक मनसबदार को अपने घोड़ों की संख्या कम हो गई, सैनिक और घोड़ों की, बस पद नहीं बदलना पड़ता था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण बताना है। उज्बेक आक्रमण को रोकने और मुगल क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए अकबर ने हिंदुकुश के समानांतर एक रक्षात्मक सीमा स्थापित की, तो ठीक है ये। अब्दुल्ला खान उज्बेक के साथ हिंदुकुश की सीमा के रूप में परिभाषित करने वाले समझौते ने काबुल और कांधार पर उज्बेकी के दावों को प्रतिबंधित किया, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो, ये सब मेनली इसलिए किया ही गया था ताकि उज्बेकों के आक्रमण को रोका जा सके, तो ये दोनों ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
और इसमें जो ये समझौता हुआ था, इसमें मेनली ये कहा ही गया था कि अब उज्बेक जो है वो काबुल और कंधार पर दावा नहीं करेंगे, तो जिससे अगर वो दावा नहीं करेंगे तो जो हिंदुकुश की सीमा है उसको वो पार नहीं करेंगे, तो इससे उनकी जो है ये इधर का जो क्षेत्र है वो सुरक्षित बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतियाँ और लेखक। इकबाल नामा ए जहांगीरी, तो ये मुअत्तमद खान, ठीक है। ये पातशाह नामा, ये पातशाह नामा लिखा था मोहम्मद अमीन काजबिनी ने, और आलमगीर नामा ये मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने, तो ये दोनों उल्टा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद है और उनका विवरण है, और यह है सरंजाम, प्राधिकारियों या सैन्य अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व अनुदान, ये ठीक है। मीरासदार, वंशानुगत भूमिधारक जो अपने संग्रह का एक हिस्सा राज्य को देते थे, तो ये भी ठीक है। मजूमदार, खुफिया क्रियाकलापों, डाक तथा घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारी, तो मजूमदार जो है वो लेखाकार होता था, डाक अधिकारी नहीं होता था, ये सार्वजनिक खातों के लिए जिम्मेदार होता था, तो ये हो जाएगा, इससे मैच होगा। और वाकिया नवीश ये खुफिया और घरेलू क्रियाकलापों को देखता था, तो इसका आंसर 1 और 2 मतलब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में सुलह ए कुल के सिद्धांत का तात्पर्य क्या था। सुलह ए कुल जो था वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी और सार्वभौमिक शांति बनी रहे, और इसी के लिए इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्मों के जो है वो गुरु बिठाए गए थे, और फिर आपस में विचार विमर्श करके एक ऐसा धर्म बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों के तत्वों को संग्रह किया जाए, समाहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा सही है। ताजमहल हुमायूं के मकबरे की संरचना पर आधारित है और ये तैमूरी शैली की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है, तो ठीक है। ये ताजमहल जो है हुमायूं के मकबरे की संरचना पर ही आधारित है, और ताजमहल का मकबरा अष्टकोणीय है जिसके मध्य में मुमताज़ महल की कब्र है, तो ये भी ठीक है। ताजमहल के मकबरे के मध्य में मुमताज़ महल की कब्र है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहराबों के नीचे निर्मित कमल की कली वाले किनारे के रूप में की जाने वाली स्थापत्य विशेषता ये किस राजवंश से संबंधित है। मतलब जो मेहराबें हैं उनके नीचे कमल की कली वाले किनारे बने हुए हैं, ये किस शासनकाल की बात कर रहे हैं, तो ये है खिलजी वंश, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तुगलक काल के स्थापत्य में चतुष्कोणीय 4 सेंटर्ड आर्क मेहराबों को एक सहायक बीम से सुदृढ़ किया गया था, क्या ये ठीक है। चतुष्कोणीय मेहराब को, तो ये सही है। नेक्स्ट है तुगलक काल के मकबरे सामान्यतः अष्टकोणीय योजना के अनुरूप थे जिसे बाद में मुगलों ने पूर्ण किया, तो ये भी ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपाक्षी और हम्पी जैसे मंदिरों में देखे जाने वाले विजयनगर भित्ति चित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो इनमें एक था रेखीय लय था, शैलीबद्ध मानव आकृतियाँ थीं और सीधी रेखाओं वाले पैनल में कथात्मक रचनाएं थीं, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कृतियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। अमीर खुसरो ने कौन सी रचित हैं। मतला उल अनवार, ठीक है। ये शिरीन खुसरो नाम में ही है। लैला मजनू, ये ध्यान रखिएगा, लैला मजनू कई बार पूछा गया है कि ये किसके द्वारा रचित है, तो ये है अमीर खुसरो। आईना ये सिकंदरी, ये भी अमीर खुसरो ने लिखा है। हस्त विहस्त, ये भी इन्हीं का है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैनी भक्ति ट्रेडिशंस, अनेक भक्ति परंपराओं के तहत शिव, कृष्ण और देवी जैसे विभिन्न देवी देवताओं को एक ही परम सत्ता के विविध रूप माना गया है, तो ठीक है। ये कि शिव, कृष्ण और देवी जैसे विभिन्न देवी देवताओं को एक ही परम सत्ता का तत्व माना गया है, ये उन्हीं के विविध रूप हैं, ठीक है। भक्ति संतों ने व्यक्तिगत भक्ति की तुलना में यज्ञ, तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा जैसी धार्मिक प्रथाओं पर अधिक बल दिया, तो ये गलत है। बल्कि भक्ति संतों ने जो है वो आंतरिक तत्वों पर ज़्यादा बल दिया है। बाहरी जैसे इनका मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और जो भी बाह्य धार्मिक प्रथाएं, आडंबर हैं, इनका विरोध किया है।
तो ये और उल्टा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में शिकदार, कानूनगो, फोतेदार, कारकुन जैसे अधिकारी शामिल थे। ये अधिकारी मुख्यतः किस स्तर के प्रशासन से संबंधित हैं? तो ये हैं सरकार और परगना। सरकार मतलब होता है जिला, जो आज का जिला है, और जो परगना होता है वो काइंड ऑफ तहसील होता है। एज इट इज़ तहसील नहीं होता है, बट जिले का ही सब डिवीज़न होता है ये, तो ये परगना है, क्योंकि कानून को आज भी जो है परगने में होते हैं। और शिकदार सिख की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मदद ए माश प्रकार के भूमि अनुदान मुख्य रूप से किस समूह को दिए जाते थे? तो ये नाम से ही क्लियर है कि भूमि अनुदान, वो भी मदद ए माश। अगर अनुदान दिया जा रहा है मदद ए माश के रूप में, तो ये धार्मिक नेतृत्वकर्ता को देंगे। सैन्य कमांडर को कोई अनुदान थोड़ा देंगे, या व्यापारी सौदागर को भी कोई अनुदान नहीं दिया जाता था, या कृषक को भी नहीं दिया जाता था। निम्नलिखित संस्था और उनके कार्य प्राधिकार। दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत किससे संबंधित है? बाजारों का विनियमन, पर्यवेक्षण, जिसमें आपूर्ति, वजन और माप पर नियंत्रण शामिल है। तो ये ठीक है। दीवान ए रियासत जो है ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, और ये बाजार संबंधी जो विनियम थे उनके क्रियान्वयन और उनकी निगरानी के लिए था ये। दीवान ए रिसालत, ये सद्र उस सुदूर के अधीन धार्मिक विषयों का प्रशासन देखता था। तो ये भी ठीक है कि जैसे धार्मिक मामलों में लोगों को बहुत रस आता है, मतलब बहुत आनंद आता है, तो ये हो जाएगा रिसालत। दीवान ए मजालिम, ये काजी ए मुमालिक के अधीन लोक शिकायतों के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी विभाग। तो ये गलत है, बल्कि सुल्तान की अनुपस्थिति में इसका नेतृत्व जो है वो अमीर ए दाद करता था, और इनका जो मेन काम होता था वो जो काजी होते थे, कोतवाल और मुहत्सिब, इन सब की देखरेख करना होता था। तो जब कोई देखरेख करता है तो वो डांट पड़ती है और उसको मजा आता है, तो ये इनसे संबंधित नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। दिल्ली सल्तनत के दौरान जियाउद्दीन बर्नी के राजनीतिक चिंतन में जवाबित शब्द का क्या अर्थ है? जियाउद्दीन बर्नी जान रहे हैं आप लोग, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने दो तरह के जो है वो वर्गीकृत किए हैं जो राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने कानून, ये जियाउद्दीन बर्नी ने कानून को दो तरह से बांटा है, एक शरीयत और दूसरा है जवाबित। शरीयत का आप जान ही रहे हैं कि एक इस्लामी धार्मिक कानून है जो पैगंबर मोहम्मद और खलीफा जो हैं उनकी शिक्षा और रीति पर आधारित रहा है। और जो जवाबित है वो है कि समय के हिसाब से अगर कोई परिवर्तन करना है तो उसमें कुलीन और जो सुल्तान होते थे उनके परामर्श से अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको बोलते थे जवाबित। तो ये कौन सा हो जाएगा? सुल्तानों द्वारा कुलीनों के परामर्श से बनाए गए राज्य कानून। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आज के सेशन में इतना ही, और बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।